हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। याद है मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से पढ़ा जाता है, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस की स्टेजेस याद है, कलेक्शन ऑफ डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये 5 चीजें पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। कि भाई स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी चीज करने से पहले आपको डाटा ही तो कलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो कहाँ से करोगे, कैसे कैसे करोगे, उसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। शुरू करें तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। कम समय में पूरी डिटेल पढ़ाने वाली हूँ इस चैप्टर को, ताकि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। शुरू करें। ओके, वीडियो के साथ बने रहना। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो वही डाटा क्या होता है, किसी भी चीज के रिकॉर्ड को, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसी भी चीज के रिकॉर्ड को, कोई भी फैक्ट्स या मेजरमेंट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डाटा। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे अपने सोर्सेज ऑफ डाटा कि भाई ये डाटा हमें मिलता कहाँ से है। डाटा तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डाटा होता है रिकॉर्ड ऑफ समथिंग या फिर फैक्ट्स और मेजरमेंट का कलेक्शन को हम डाटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये डाटा भाई हमें मिलेगा कहाँ से। डाटा के दो सोर्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, प्राइमरी सोर्स, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स के भी दो पार्ट्स है, एक पब्लिश सोर्स और एक अनपब्लिश सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई प्राइमरी डेटा होता क्या है। अगर डेटा को ओरिजिनल तरीके से इकट्ठा किया जाए, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसको पहली बार कलेक्ट करने जाए फर्स्ट टाइम, या फिर हम इसको बहुत ओरिजिनल तरीके से कलेक्ट किया जाए, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में गए, किसी से बातचीत करी, आपको डाटा मिल गया, वो हो गया प्राइमरी डाटा। ठीक है, और वहीं पर आप किसी बुक में देखते हो उसी कंपनी के बारे में डाटा, तो सेकेंडरी डाटा हो गया। समझ गए। तो प्राइमरी क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा या फिर डाटा कलेक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म, तो उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। या फिर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, फेस टू फेस इंटरैक्शन भी कह सकते हो। अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या होता है। याद है, तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर किसी भी नई जगह पे जाते हो, तो वो तुम्हें एक फीडबैक फॉर्म देते हो, उसके ऊपर तुम्हें टिक टिक करना होता है कि तुम्हें हमारी सर्विस कैसी लगी, कौन सा खाना ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ऐसी चीजों को पूछते हैं आपसे, जिसमें आपको टिक 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 करने होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनर, जिसको आप इंटरव्यू शेड्यूल भी कह सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका प्राइमरी डाटा क्या होता है कि क्वेश्चनर छपवा लो भाई, वो सबको दे दो तो हमें डाटा मिल जाए। ओके, और भी काफी सारे अदर वेज होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। क्या क्या होते हैं, जैसे कि देख लो, या तो आप पर्सनल इंटरव्यू लो, आमने सामने बात करो किसी से भी। ठीक है, उसको आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हो। और इसका मतलब होता है फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन की, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू अगर आप किसी का ले रहे हो तो आपको साथ ही साथ डाटा मिल जाएगा, फर्स्ट हैंड डाटा। ठीक है, दूसरा होता है मेलिंग क्वेश्चनर, कि आप मेल पे क्वेश्चनर सर्वेज को भेज दो, आपको वहां से डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू क्या होता है कि वो लोग आपका या फिर कंपनी वगैरह जो होती है, वो आपका किसी वेबसाइट के थ्रू इंटरव्यू ले ले, किसी टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू ले ले, तो वो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, टेलीफोन के थ्रू आपको फर्स्ट हैंड डाटा मिल जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। मान लो कंपनी को आपके इंटरव्यू के ऊपर भरोसा नहीं है, तो कंपनी ये करेगी आपके रिलेटिव से, रेफरेंस से और आपके फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेगी कि क्या भाई ये सही में इंसान है जो जैसे बता रहा है, तो उसके थ्रू भी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगी, तो वो भी प्राइमरी डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या फिर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करस्पॉन्डेंट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आप रोहिणी के रहने वाले हो, ठीक है, रोहिणी सेक्टर 9 के रहने वाले हो, और आपने किसी जगह इंटरव्यू दिया, तो अब वहां वो कंपनी देखेगी कि अच्छा ये इंसान रोहिणी सेक्टर 9 का है, रोहिणी सेक्टर 9 में मेरे इतने सारे एजेंट्स, ऑफिस एजेंट्स काम करते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि इस इंसान पर नजर रखें, इसके बारे में डाटा कलेक्ट करें। तो यहाँ पर इसको वही कहते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरस्पोंडेंट्स। अगला होता है एन्यूमरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड इन्विजिलेटर होता है जिसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, और वो क्या करता है, अपने आपके घर आके आपसे पूछताछ करता है और आपसे डाटा लेता है। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन या फिर ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ये सारे आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसके हिसाब से प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि मतलब सेकेंडरी सोर्सेस आपको मिल जाएगा। मतलब मान लो फेस टू फेस ना मिल गया, किसी किताब में छपा मिल गया, या फिर किसी वेबसाइट से जाके ले आए, या फिर किसी दूसरे से पूछ लिया जो कि कंपनी से थोड़ा हट के उससे पूछ ली कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज होती है सेकेंडरी डाटा। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सम एजेंसी, किसी एजेंसी द्वारा
आप वो डाटा लो, ठीक है। तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, मतलब दूसरे सोर्सेस से अगर आपने वो डाटा कलेक्ट किया उसको हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा बोलते हैं। हम बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से दिख जाए। अब देखो बेसिस ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले मतलब देखो कि प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है और ये रिसर्चर खुद ढूंढ लेता है, मतलब खुद गैदर कर लेता है, इकट्ठी करता है। और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होता है कि हम किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा है वो रियल टाइम डाटा है और ये सेकेंडरी डाटा होता है पास्ट डाटा, ठीक है। प्रोसेस में ये प्राइमरी डाटा में ज्यादा प्रोसेस होता है और सेकेंडरी डाटा जो है वो बहुत क्विक और आसान सा होता है। सोर्सेज क्या है प्राइमरी डाटा की, जैसे कि सर्वे आप ले रहे हो, जैसे क्वेश्चनेयर वगैरह, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो। सेकेंडरी डाटा कैसे हो सकता है, किसी बुक में, पब्लिकेशन में, वेबसाइट में, जर्नल आर्टिकल्स में, इंटरनल रिकॉर्ड्स वगैरह में होता है, तो सेकेंडरी डाटा होता है। यहाँ पर प्राइमरी डाटा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और सेकेंडरी डाटा बहुत ज्यादा मिनिमल कॉस्ट का होता है, शॉर्ट वे में होता है। स्पेसिफिक देखो, ये रिसर्चर को जो जो सवाल पूछने होता है उसको उसका जवाब मिल जाता है, तो ये रिसर्चर की नीड के हिसाब से होता है, स्पेसिफिक से होता है। और ये जो सेकेंडरी डाटा होता है वो रिसर्चर की नीड के हिसाब का ना हो या फिर उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना हो, उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो सकती है, ठीक है। और हम प्राइमरी डाटा पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कर सकते हैं, और सेकेंडरी डाटा पे इतना नहीं, क्या पता चेंज हो गया हो अब के जमाने में। तो ये इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो सेकेंडरी डाटा है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। सेकेंडरी डाटा के क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है। सेकेंडरी डाटा में जो पब्लिश सोर्सेज होते हैं ना भाई, पब्लिश सोर्सेज वो होते हैं जो पूरी दुनिया की नजरों के सामने होते हैं, जो पूरी दुनिया को दिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप आरबीआई की साइट पे चले जाओ, आरबीआई की साइट में एग्रीकल्चर के जितना भी स्टैटिस्टिकल डाटा होगा, क्रॉप्स वगैरह का, और आपका बहुत शेयर्स मार्केट का, अलग अलग टाइप का डाटा आपको दिख सकता है अलग अलग वेबसाइट पे। तो वो ऐसा डाटा होता है जो कि पूरी दुनिया के सामने होता है, ये पब्लिश सोर्सेज में, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, प्राइवेट पब्लिकेशन जैसे कि जर्नल, न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन और इंटरनल पब्लिकेशन। तो ये होता है ये होते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा में, पब्लिश सोर्सेज कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। और देखो अनपब्लिश सोर्सेज कौन से होते हैं जो कि पब्लिश कहीं पे भी नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही पता होता है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हुई या प्राइवेट हुई। कुछ ऐसा डाटा होता है, खुफिया डाटा होता है जो कि पब्लिश नहीं करा जाता कहीं पर भी, उसको हम अनपब्लिश सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो प्राइवेट फर्म्स रिकॉर्ड मेंटेन करती है, बिजनेस एंटरप्राइज स्कॉलर, रिसर्च वर्क जो अपना लिखते रहते हैं, वो सब अनपब्लिश डाटा होता है, वो अपने पास ही रखते हैं और वो एजेंसी से बाहर इस डाटा को रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो ये अनपब्लिश डाटा होता है। अब आगे देखो, अगर मान लो आप कोई क्वेश्चनियर बना रहे हो, वैसे ही मेरे स्कूल में भी जब मैं 11th क्लास में थी ना, तो ये एक्टिविटी करवाते थे हमसे हमसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चनियर्स बनवाए जाते थे, तो तुम क्वेश्चनियर्स बनाओ। आई गेस आपके में भी हो सकती है एक्टिविटी। तो एक क्वेश्चनर आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चनर क्या होता है, जैसे कि आप किसी कंपनी में गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए और आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसके आपको उसको जिसके ऊपर आपको टिक टिक करने पड़ते हैं कि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी। मान लो लड़कियां जब वो लैक्मे के शोरूम में जाती है, लैक्मे के शोरूम में वो आईलाइनर, काजल, उनका थोड़ा जो मेकअप वगैरह का सामान होता है, लिपस्टिक वगैरह, नेल पेंट वगैरह ट्राई करती है, तो लास्ट में फॉर्म दे देते हैं कि आपको हमारी लिपस्टिक पसंद आई, कौन सा शेड आपको पसंद आया, उसमें क्या चीज आपको बुरी लगी, क्या आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी, ऐसे ऐसे। तो क्वेश्चन को बनाते वक्त, वो फॉर्म को बनाते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पर्पज सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का होना चाहिए, कुछ पर्सनल डाटा इसमें से निकलवाना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। रीजनेबल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा ही चिट्ठा बना दो, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो कम करना, आपको सिंपल रीजनेबल क्वेश्चंस पूछने, स्मॉल एंड क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन, लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम नाम जो है वो 5वें क्वेश्चन में पूछ रहे हो और तुमने पहला पूछ लिया कि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकली अरेंज होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए, आंसर के लिए स्पेस अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होनी चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह नहीं पूछनी चाहिए, बस टिक 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 वाले होने चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होने चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको क्लियर ना हो, ठीक है। और क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ब क्वेश्चन ये मत डालो, जैसे कि डोंट यू, इस तरीके से नेगेटिव चीजें मत डालो, ठीक है। क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव आंसर्स नहीं होने चाहिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन यार अपना बनाओगे, ठीक है।
अब बात करते हैं पायलट सर्वे क्या होता है। सो इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे सर्वे करवाती रहती है पूरी इंडिया के या फिर किसी स्पेशल स्टेट के, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे सर्वे जो होता है वो तो लार्ज एरिया पे होता है या फिर लार्ज पॉपुलेशन पे होता है, तो उसमें ना गलतियों का चांस बहुत कम होना चाहिए, फिर गलती होनी नहीं चाहिए। तो बड़े लेवल पे सर्वे करवाने से पहले एक छोटा सर्वे करवा लेते हैं, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि भाई ये गलती आ रही है, तो हमें बड़ा सर्वे करवाने से पहले छोटा सर्वे करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत आए भी तो हम उसको अभी ही सॉल्व कर दें और बाद में हमें दिक्कत ना आए। तो उस छोटे सर्वे को, एक टेस्टिंग सर्वे को हम क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे। इतना समझ में है। अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे भाई सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सैम्पलिंग होती है मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हमने किसी एक इंसान को पकड़ लिया या फिर एक इंसान को चुन लिया। लॉटरी देखिए, लॉटरी में क्या होता है, जिस भी इंसान की लॉटरी निकल जाती है उसको हम चुन लेते हैं। तो वही चीज होती है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल में से हम किसी एक इंसान को या फिर 2-3 इंसान को चुन लेते हैं, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले होती है रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसका फ्लो चार्ट बना लो साथ के साथ, वो आसान रहेगा आपके लिए। रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोल देते हैं। और रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक सैंपल, कोई भी एक आइटम, कोई भी एक इंडिविजुअल रैंडमली अचानक से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इतना समझ में है। अब यहाँ पर देखो, रैंडम सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं। पहली होती है सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये ह्यूमन जजमेंट से फ्री होती है, इसके अंदर ह्यूमन का रोल नहीं होता। इसके भी दो मेथड है, फ्लो चार्ट बनाओगे तो इजी होगा, ठीक है। इसके भी दो पार्ट है, लॉटरी मेथड और एक टेबल ऑफ रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड में इससे क्या होता है, मान लो आप बहुत सारे छोटी पॉपुलेशन को देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। लॉटरी मेथड में क्या होता है, थोड़े कम लोगों को नंबर बांट दिए जाते हैं और जिस भी इंसान का एक स्पेशल नंबर निकलता है उस इंसान को गिफ्ट मिलता है या फिर कोई कैश प्राइज मिल जाता है, तो लॉटरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अगर बहुत सारे लोग हैं आपके पास तो आप क्या करते हो, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, बहुत सारे नंबर बांट देते हो, अलग अलग टाइप के नंबर बांट देते हो और जिस भी इंसान का वो पर्टिकुलर नंबर, वो स्पेशल नंबर निकल के आता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो होता है टेबल ऑफ राउंड नंबर, रैंडम नंबर्स। अगर लार्ज पॉपुलेशन में है तो टेबल ऑफ रैंडम नंबर आप करते हो चूज, और अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो लॉटरी मेथड आप चूज कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट होती है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ये भी 3 टाइप की होती है, स्टैटिफाइड, सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड की। स्ट्रैटिफाइड क्या होती है, होमोजेनियस ग्रुप इसके अंदर होता है। होमोजेनियस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर सब सेम से होते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है हर महीने की, ठीक है। तो वो या फिर सैलरी मिलती है, तो उनका डाटा कलेक्ट करना या फिर उसमें से सैंपल करना, किसी इंसान को चुनना, तो वो होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर होती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक को हम क्वेसी रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, इसके अंदर लिस्ट वगैरह बनती है, ठीक है। अगली होती है मल्टी स्टेज या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके अंदर स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस पे से जो भी जीत जाता है लास्ट में उसको हम चुनते हैं। तो ये होती है रिस्ट्रिक्टेड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जो कि एक जज जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वो अपनी जजमेंट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 टाइप की होती है, जैसे कि जजमेंट सैम्पलिंग, क्वोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो एक होती है जजमेंट सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, एक स्पेशल जज होता है या फिर इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अपनी मर्जी से चुन लेता है, ठीक है। एक होती है क्वोटा सैम्पलिंग। अब हमारे इंडिया में भी काफी सारे क्वोटाज है, जैसे कि जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। तो मान लो इन्वेस्टिगेटर ने चुन लिया कि मैं सिर्फ एसटी वाले लोगों का ही इंटरव्यू लूंगा, तो क्वोटा सैम्पलिंग हो जाती है कि हम सिर्फ स्पेशल क्वोटा के लोगों का इंटरव्यू ले, ठीक है। नेक्स्ट होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, मतलब इन्वेस्टिगेटर को जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सही लगता है ना, वो उसको चुन लेता है, उसका इंटरव्यू ले लेता है, तो उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे को आप मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन भी बोलते हो। इसमें क्या होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन का एक एक जने का आप डेटा लेते हो, उसको हम सेंसस सर्वे बोलते हैं, ठीक है। सैंपल सर्वे क्या होता है कि इस टाइप के सर्वे में आप किसी सेलेक्टेड ग्रुप का डेटा लेते हो। उस जैसे कि आप मान लो दिल्ली की रोहिणी में कितनी पॉपुलेशन है,
वो आपने चुन लिया, आप सिर्फ उस पॉपुलेशन का डेटा लोगे, तो ये होता है सैंपल सर्वे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे सेंसस और सैम्पलिंग में। ठीक है, सेंसस मतलब होता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हम सभी मेंबर्स का डेटा ले रहे हैं। और सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम किसी सिलेक्टेड पोर्शन का ही डेटा लेते हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप में से किसी सिलेक्टेड पॉपुलेशन का डेटा लेते हैं, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पर सेंसस में जो एन्यूमरेशन होता है, मतलब कि कितने लोगों का डाटा ले रहे हैं, वो हम कंप्लीट लोगों का डेटा लेते हैं। और सैम्पलिंग में पार्शियल ग्रुप ऑफ डेटा, पार्शियल ग्रुप है, मतलब थोड़े से एक पूरे ग्रुप में से थोड़े से पार्ट का ही हम डेटा लेते हैं। ठीक है, अब स्टडी क्या होती है कि पॉपुलेशन के हर यूनिट की हम स्टडी सेंसस में करते हैं, और यहाँ पर सैम्पलिंग में सिर्फ कुछ किसी एक चीज की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, टाइम सेंसस में ज्यादा लगता है और सैम्पलिंग में फास्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली कम डाटा लेना होता है, तो सैम्पलिंग में कम टाइम लगता है, फास्ट प्रोसेस होता है। सेंसस एक्सपेंसिव है और सैम्पलिंग इकोनॉमिकल है। ये ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होता है सेंसस वाला, और सैम्पलिंग जो है वो लेस रिलायबल, इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, और ये कम एक्यूरेट भी होता है, इसके अंदर एरर ज्यादा आ जाता है। ठीक है, और एरर जो है सेंसस में अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग में अगर पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है, अगर साइज जो है वो वेरी करता है, तो एरर के चांसेस हो जाते हैं। अगर मान लो हेट्रोजेनस नेचर है, हेट्रोजेनस नेचर क्या होता है भाई, हेट्रोजेनस नेचर मतलब सबकी अलग अलग टाइप की आइडेंटिफिकेशन है, सब अलग अलग स्टेट में रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सब अलग अलग टाइप से लिटरेट है, तो वो होता है हेट्रोजेनस नेचर। और सैम्पलिंग क्या होती है, होमोजेनस नेचर, मतलब उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो उस कॉमन चीज को हम होमोजेनस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है सैम्पलिंग और सेंसस के बीच में फर्क। अब आगे देखते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि होल, दैट रिप्रेजेंट होल और कंप्लीट। ठीक है, या फिर एग्रीगेट ऑफ आइटम्स, यानी कि सबके सब मिला के। अब सैंपल क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर अब हमने सैम्पलिंग की बात कर ली, सेंसस सर्वे, सैंपल सर्वे की बात कर ली। अब हम बात करें कि भाई जो हम सैम्पलिंग करते हैं, क्या उसके अंदर एरर भी आ सकते हैं? यस, एरर बिल्कुल आ सकते हैं। किस किस टाइप के एरर होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड या फिर ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, मान लो एक गैदरिंग थी, एक गेट टुगेदर थी, और उसके अंदर असल में आए थे 1000 लोग, और आपने गलती से गिन लिया 1030 लोग, तो एरर कितने का हुआ, 30 लोगों का। कैसे, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, जितनी आपने गलती से लगा दी थी 1030, माइनस कर दो ट्रू वैल्यू की, डिफरेंस बोला ना, ट्रू वैल्यू कितनी थी 1000 रुपीज, तो ये जो 30 रुपए आया और 30% आया, वो एरर हो गया, तो ये सैम्पलिंग एरर होता है। अब कितने टाइप के एरर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। 3 टाइप के एरर्स है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। ठीक है, नेक्स्ट है बायस्ड और अनबायस्ड एरर, अगला है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। गेट इट? अब देखो, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला देखो, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर 100 दे रखी 500 एंड 495, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू है 500 माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू है 497, तो एक्चुअल एरर एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है आपका एक्चुअल वैल्यू जो की थी 500 माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आपकी 497, और एक्चुअल वैल्यू है 500। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/500। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.006। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर कौन कौन से होते हैं। लेट मी, हाँ देखो, अब बायस एरर देखो, बायस एरर होते हैं कि अगर मान लो कोई भी इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, जो जज होता है, उसके माइंड में अगर कोई लोचा चल रहा हो तो वो बायस एरर होता है। ठीक है, और अनबायस्ड एरर कब होता है कि एक्सीडेंटली इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उसको अनबायस्ड एरर कहते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि लॉटरी वाली या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर वाली, उसके बीच में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सा होता है, ये होता है कि अगर मान लो अगर हम सैम्पलिंग टेक्निक से अलग कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई हमारा एरर आ जाता है, तो उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट चीज के बारे में, जिसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, और NSSO जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, ये आपको तो पता ही, हमारे इंडिया में 10 सालों में सेंसस होता है कि हमारे इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, कितने लोग की डेथ हो चुकी है, कितने इलिटरेट थे, कितने लिटरेट हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है,
किसने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, सब चीजों के बारे में, अब वो क्या काम करता है करती है, सब चीजों के बारे में, कौन सी नौकरी में कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ चीजों का पता लगाया जाता है। इसमें एज वगैरह सब कुछ होता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो पूरी पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है। अब एनएसएसओ क्या होता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया हुआ है, नेशन वाइड सर्वे करवाता है ताकि हम जान पाए कि एम्प्लॉयमेंट रेट, लिटरेसी रेट, मेटर्निटी रेट, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीजों का अगर हमें ज्ञान लेना है कि किसमें क्या चीज कितनी बढ़ोतरी है, कितना क्या दिक्कत है, वो एनएसएसओ करवाता है। और जो एनएसएसओ के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक जर्नल में छपता है, जिस जर्नल का नाम है सर्वेक्षणा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि क्या क्या प्रिंट होता है सर्वेक्षणा में, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जेंडर, लिटरेसी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। और बाद में इसी डाटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग पर्पज के लिए यूज करती है। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है, वो भी कम से कम टाइम में, पूरा डिटेल तरीके में। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा एंड आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको यही नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।